हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे मामले की सुनवाई पर सहमति जाहिर कर दी है जिस मामले में सरकार पर ये आरोप लगाए गए थे कि सरकार भारतीय संविधान के तहत मनी बिल यानी कि धन विधेयक का गलत इस्तेमाल कर रही है, अनुचित उपयोग कर रही है। तो अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या डिसीजन आता है, क्या निर्णय आता है और फिर मामला किस तरफ जाएगा। लेकिन उससे पहले, डिसीजन से पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम ये भी समझ लें कि आखिर ये पूरा विवाद किस विषय को लेकर के है। और यहाँ पर जो धन विधेयक की बात होती है, मनी बिल की बात होती है, वो बिल क्या है, उससे जुड़े प्रोविजन क्या है संविधान में, और विवाद पैदा कहाँ से होता है, विवाद उत्पन्न कहाँ से होता है, उसको भी समझना इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम है अक्षय, आपका स्वागत है दृश्याइस चैनल की इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम बिंदुओं पर बातचीत करने वाले हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लिया जाए, यानी कि उन बिंदुओं की बात हो जाए जिनके माध्यम से हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले हम खबर पे बात करेंगे, एक बार फिर से खबर को समझेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखेंगे। इसके अलावा विवाद का विषय क्या है, टॉपिक विवाद किस बात को लेकर के है, उस पर भी बात करेंगे। धन विधेयक के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। फिर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन आता है धन विधेयक के बीच में और वित्त विधेयक के बीच में, यानी कि मनी बिल के बीच में और फाइनेंस बिल के बीच में। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, उसको भी समझेंगे। और फिर अंत में एक प्रश्न पर भी बात होगी। प्रश्न आपका प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में उस सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा हमारा टॉपिक है जीएस पेपर 2 से आपका जुड़ा हुआ है और आप इसे इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था के सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक बार खबर को देख लिया जाए। तो खबर पर अगर आप बात करें तो खबर में बेसिकली वही है कि हमारे जो चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़ जी, उन्होंने संसद में धन विधेयक के अनुचित उपयोग को चुनौती देने वाली जो याचिकाएं थी, उन याचिकाओं को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है, लिस्ट करने पर अपनी सहमति जाहिर कर दी है। ये जो याचिकाएं थी, इन याचिकाओं में बेसिकली सरकार पर यह आरोप लगाया गया था कि सरकार अपने जो विवादास्पद, अपने जो डिस्प्यूटेड जो कानून है, डिस्प्यूटेड जो नियम है, जो संशोधन है, उन कानूनों, नियमों और संशोधनों को पारित करने के लिए धन मार्ग का इस्तेमाल कर रही है, या फिर आप कहें मनी बिल का इस्तेमाल कर रही है, और ये इस्तेमाल पूरी तरह से गलत है। ऐसे आरोप सरकार पर लगाए गए थे। अब इन्हीं आरोपों की सुनवाई करने के लिए CY चंद्रचूड़ जी ने अपनी सहमति जाहिर कर दी है। तो ये तो हमने यहाँ पर खबर पे बात की। अब एक बार यहाँ पर देखा जाए कि विवाद किस विषय को लेकर के है, उसको अगर समझा जाए तो ऐसा नहीं है कि ये विवाद जो है कोई नया विवाद है, पहली बार हमें देखने को मिला है। इससे पहले भी इस तरह का विवाद जो है सुप्रीम कोर्ट में हमें देखने को मिला था और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई भी की है। इससे पहले नवंबर 2019 में एक विवाद था, विवाद का नाम था रॉजर मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। तो ये जो विवाद था, इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट इसी मामले की सुनवाई कर रहा था और मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतिम डिसीजन में इस पूरे मामले को एक बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर दिया था। ये वाला जो पूरा विवाद था, इस पूरे विवाद में 5 जजों की बेंच मौजूद थी और इसके बाद इस विवाद के अंतिम डिसीजन में इस पूरे टॉपिक को 7 जजों की एक बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया था। तो हो सकता है कि अब जो हमारे चीफ जस्टिस हैं वो 7 जजों की एक बेंच का जो है गठन करने वाले हैं। मुद्दे की अगर बात करें कि इशू क्या है, किस टॉपिक को लेकर के यहाँ पर बातचीत होती है, तो अगर आप टॉपिक को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर कहा जाता है कि सरकार जो है किसी भी कानून को पारित करने के लिए धन विधेयक का सहारा ले रही है। अगर कोई विवादास्पद कानून है, कोई डिस्प्यूटेड कानून है, तो उस कानून को पारित करने के लिए सरकार जो है मनी बिल के इंस्ट्रूमेंट का, मनी बिल के डिवाइस का इस्तेमाल कर रही है। क्यों मनी बिल का इस्तेमाल इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि उसमें जो आपकी राज्यसभा की भूमिका है वो भूमिका बहुत सीमित होती है और सरकार के पास क्या है, सरकार के पास लोकसभा में तो मेजॉरिटी है, लेकिन कई बार क्या होता है कि राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं आ पाती है क्योंकि वहां से जो सदस्य हैं, जो सांसद हैं, वो तो राज्यों से आते हैं। तो लोकसभा में अगर मेजॉरिटी है आपकी तो आप लोकसभा से किसी बिल को तो पारित करा सकते हैं, लेकिन राज्यसभा से कई बार कराना मुश्किल हो जाता है। इसी समस्या से निपटने के लिए सरकार क्या करती है, सरकार जो विवादास्पद कानून होते हैं उनको मनी बिल के जरिए लेकर के आती है। और मनी बिल में क्या होता है, वहां पर राज्यसभा ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां पर लोकसभा ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और राज्यसभा बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो इसी वजह से यह आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार जो है इस पूरे इंस्ट्रूमेंट का गलत इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा सरकार पर आरोप यह भी है कि सरकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 का उल्लंघन कर रही है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 110 जो है वो स्पष्ट तौर पर यह कहता है कि आप जो है बेसिकली धन विधेयक को केवल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया
और टैक्सेशन के मामले में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसके इतर इस्तेमाल करते हैं तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन सरकार का क्या कर रही है, सरकार इसके इतर भी इस्तेमाल कर रही है और स्पीकर उसको सर्टिफिकेशन दे रहे हैं। ये सिचुएशन यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो इसी को लेकर के पूरा विवाद हमें देखने को मिला है। कुछ उदाहरणों की अगर आप बात करें तो 2015 में सरकार की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में थोड़ा सा संशोधन किया गया था और इस संशोधन के माध्यम से जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है यानी कि प्रवर्तन निदेशालय है, उसको कुछ अल्टीमेट पावर्स दी गई थी। उसको गिरफ्तारी के मामले में, इसके अलावा छापेमारी के मामले में पूर्ण शक्तियां प्रदान की गई थी। तो इस पूरे मामले में भी सवाल उठाए गए थे कि आखिर ये जो पूरा मामला है, जो पूरा विधेयक है, जो पूरा नियम है, ये नियम फाइनेंस जो आपका मनी बिल होता है वहां से कैसे जुड़ा हुआ है, और अगर जुड़ा हुआ नहीं है तो ये तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 का उल्लंघन हो जाएगा। इसके अलावा 2017 में भी एक धन विधेयक पेश किया गया था जिसके माध्यम से तकरीबन 19 प्रमुख न्यायिक न्यायाधिकरणों यानी कि जुडिशियल जो ट्रिब्यूनल्स थे उनके स्ट्रक्चर में बदलाव किया गया। उसमें जो अपॉइंटमेंट होता था उसके अपॉइंटमेंट के स्ट्रक्चर में बदलाव किया गया था। जो अपॉइंटमेंट कमेटीज थी उसके स्ट्रक्चर में बदलाव हुआ। अब यहां पर भी सवाल पूछे गए कि ये मामला आखिर ये तो जुडिशियल मामला है, इस मामले को आप मनी बिल से कैसे जोड़ करके देख सकते हैं, यहां भी सवाल उठे थे। इसके अलावा जो आधार का मामला था, दो आधार कानून जो सरकार ने पेश किया था उस कानून को भी मनी बिल के माध्यम से ही पेश किया गया था। तो उसको लेकर के भी सवाल उठाए गए थे कि आखिर ये जो आधार का मामला है ये मामला आपका मनी बिल से किस तरह से जुड़ा हुआ है। तो ये ओवरऑल डिस्प्यूट हुआ, जिस डिस्प्यूट को लेकर के हमने बात की और अब ये मामला जो है आपका सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा है। अब एक बार धन विधेयक के विषय में भी बात कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको मिलेंगे जिनको आप नोट कर लीजिएगा ताकि क्योंकि यहाँ से सवाल जो है बन सकता है, स्टैटिक का पोर्शन है। तो अगर आप धन विधेयक की बात करें तो हमारी जो संसद है उसका काम क्या है? संसद का काम है कानून बनाना। और कानून कैसे बनता है? कानून बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जो कानून बनना है उसका जो विधेयक है, जो बिल है, वो संसद में पेश किया जाए। अब जो बिल पेश होते हैं, बिल कई प्रकार के हो सकते हैं। ओवरऑल आप इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले होता है आपका ऑर्डिनरी बिल। इसके अलावा आपका इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो सकता है, मनी बिल हो सकता है और फाइनेंस बिल हो सकता है। तो मनी बिल क्या है? मनी बिल संसद में पेश होने वाले तमाम बिलों में से एक बिल है। तो जो 4 कैटेगरीज आपको मिलेंगी उसमें से एक कैटेगरी है आपका मनी बिल। इसका जो जिक्र है, इसकी जो परिभाषा है वो आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में देखने को मिलेगी। संविधान का अनुच्छेद 110 कहता है कि केवल भारत की संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या फिर आकस्मिकता निधि यानी कि कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया या फिर कराधान यानी कि टैक्सेशन कि कितना टैक्स लगाना है, कितना टैक्स नहीं लगाना, कौन सा टैक्स कम करना है, कौन सा टैक्स बढ़ाना है, केवल इन्हीं मामलों के लिए आप जो है मनी बिल पेश कर सकते हैं, आप जो है धन विधेयक पेश कर सकते हैं। इसके अलावा धन विधेयक को लेकर के एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये भी है कि इसको सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। बिना सर्टिफिकेशन के आप धन विधेयक को पेश नहीं कर सकते हैं। और सर्टिफाई करता कौन है? तो सर्टिफाई करने की जो जिम्मेदारी है वो भारत के लोकसभा के स्पीकर की होती है। यानी कि जब तक लोकसभा के स्पीकर उस विधेयक पर, उस पूरे बिल पर अपना सर्टिफिकेट नहीं देंगे कि हाँ ये जो विधेयक है ये धन विधेयक है, तब तक किसी भी विधेयक को लोकसभा में धन विधेयक के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता है। तो लोकसभा के स्पीकर का सर्टिफिकेशन यहाँ पर अनिवार्य होता है और उनका जो प्रमाणन है वो अंतिम होता है और उनके प्रमाणन को आप कहीं चैलेंज नहीं कर सकते हैं। आप किसी अदालत में जाकर के ये नहीं कह सकते कि लोकसभा के स्पीकर ने जो सर्टिफिकेट दिया है वो सर्टिफिकेट गलत है। उसको कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, उसको किसी संसद में उस पर बातचीत नहीं की जा सकती है, किसी सदन में आप उस पर बातचीत नहीं कर सकते हैं, राष्ट्रपति भी उस पर विचार नहीं कर सकते हैं। तो प्रमाणन के मामले में लोकसभा के स्पीकर को अंतिम और सबसे इंपॉर्टेंट शक्तियां वहां पर प्रदान की गई, तो उसकी समीक्षा कहीं पर भी नहीं की जा सकती है। इसके अलावा धन विधेयक को केवल आप लोकसभा में पेश कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले बात की थी कि धन विधेयक के मामले में लोकसभा को बहुत स्पेशल पावर मिली हुई है। ये जो धन विधेयक है ये केवल आपका लोकसभा में पेश हो सकता है, आप इसको राज्यसभा में पेश नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा धन विधेयक एक सरकारी विधेयक होता है, इसको एक गवर्नमेंट बिल के तौर पर देखा जाता है। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो बिल आपको 2 तरह के मिलेंगे। कौन कौन से? एक बिल होता है आपका गवर्नमेंट बिल जिसको आप क्या कहते हैं, सरकारी विधेयक, और एक बिल होता है आपका प्राइवेट बिल जिसको आप हिंदी में कहते हैं निजी विधेयक। तो ये जो गवर्नमेंट बिल होता है ये किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, जबकि जो आपका प्राइवेट बिल है वो किसी भी मेंबर की ओर से पेश किया जा सकता है। और ये जो गवर्नमेंट बिल है ये बेसिकली आपका सरकार की नीतियों को दर्शाता है और ये जो प्राइवेट बिल है ये आपका विपक्ष की नीतियों को दर्शाता है।
तो जो आपका मनी बिल होता है उसको गवर्नमेंट बिल माना जाता है, और इसी वजह से मनी बिल को केवल कोई मंत्री ही पेश कर सकता है, कोई भी प्राइवेट मेंबर इस बिल को पेश नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर संबंधित विशेष प्रक्रिया की बात करें तो हमने देखा था कि मनी बिल का जो जिक्र है वो आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में मिल जाएगा, लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 को अगर आप पढ़ेंगे 109, तो वहां पर आपको मनी बिल को लेकर के विशेष प्रक्रिया देखने को मिलेगी, स्पेशल प्रोसेस देखने को मिलेगा। ये स्पेशल प्रोसेस कहता है कि लोकसभा में पारित होने के उपरांत ये जो बिल है इस बिल को आपका राज्यसभा में भेजा जाएगा। लेकिन हमने क्या बात की थी, हमने बात की थी कि मनी बिल के मामले में लोकसभा को ज्यादा शक्ति मिलती है और राज्यसभा को कम शक्ति मिलती है। तो जब लोकसभा इस बिल को पारित करने के बाद राज्यसभा को भेजती है तो राज्यसभा के लिए 14 दिनों के भीतर, याद रखना है आपको, ये 14 दिनों के भीतर इस पूरे विधेयक को वापस लोकसभा को भेजना अनिवार्य होता है। और अगर 14 दिनों के भीतर लोकसभा उस पर डिस्कशन नहीं करती, उसको वापस नहीं भेजा जाता, तो ऐसा मान लिया जाता है कि राज्यसभा ने उसको जो है पारित कर दिया है और फिर राज्यसभा का उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। इसके अलावा जब ये बिल आपका राज्यसभा में पहुंचता है तो राज्यसभा में पहुंचने के बाद राज्यसभा के पास ज्यादा विकल्प मौजूद नहीं होते हैं। राज्यसभा उस विधेयक को खारिज नहीं कर सकती, राज्यसभा उस विधेयक को पारित करने से इंकार नहीं कर सकती है, राज्यसभा उस विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती है। तो क्या कर सकती है राज्यसभा? राज्यसभा केवल रिकमेंडेशंस दे सकती है, केवल सिफारिश दे सकती है, अपने सुझाव दे सकती है। सुझाव किसको? सुझाव लोकसभा को, कि आप जो है इस बिल में इतने परिवर्तन कर सकते हैं। अब सुझाव मानना या ना मानना, इसका जो काम है वो आपका लोकसभा का होता है। चाहे तो लोकसभा इन सुझावों को मान सकती है और लोकसभा का मन नहीं है तो सुझाव मानने से इंकार कर सकती है। राज्यसभा का यहाँ पर कोई भी हस्तक्षेप देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आपने समझा कि किस तरह से ये जो पूरा मनी बिल का प्रोसेस है उस प्रोसेस में राज्यसभा को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है जितनी इंपॉर्टेंस आपका लोकसभा को दी गई है। और इसी वजह से जब सरकार को किसी विवादास्पद कानून को पारित करना होता है और लोकसभा में सरकार के पास तो मेजॉरिटी है लेकिन राज्यसभा में नहीं है, तो सरकार क्या करती है? सरकार उस पूरे विधेयक को धन विधेयक के तौर पर पेश करती है। और अगर धन विधेयक के तरह पेश किया जाता है तो क्या होता है? इसके माध्यम से आप किसी भी कानून को राज्यसभा से बचा सकते हैं, वो कानून केवल आपका लोकसभा में पारित होना अनिवार्य होता है। यही सवाल, यही गलत तरीका जो है, इसी पर सवाल उठाए गए हैं कई लोगों की ओर से और अब सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करने वाला है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट यहां पर ये डिसीजन दे दे कि जो आपका हमने देखा था कि लोकसभा के अध्यक्ष का जो प्रमाणन है वो अंतिम होता है, तो हो सकता है यहां पर डिसीजन आए कि लोकसभा के अध्यक्ष का जो प्रमाणन है वो अंतिम नहीं होगा, उसकी भी समीक्षा की जा सकती है और उसको भी नलिफाई किया जा सकता है। कोई भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की ओर से आ सकता है और जो भी डिसीजन आएगा हम उस डिसीजन पर विस्तार से बहुत डिटेल तरीके से चर्चा जरूर करेंगे। ये सबसे पहले हमने मनी बिल के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको समझ लिया। अब एक बार मनी बिल और फाइनेंस बिल, दो तरह के बिल आपको हमने चर्चा की थी कि 4 तरह के विधेयक होते हैं। एक ऑर्डिनरी बिल होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है, एक फाइनेंस बिल होता है और एक मनी बिल होता है। तो मनी बिल और फाइनेंस के बिल के बीच में क्या डिफरेंस है उसको अगर आप देखें तो मनी बिल का जो जिक्र है, जो परिभाषा है, वो आपको कहां पर मिलेगी? ये मिलेगी आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में। वहीं अगर आप फाइनेंस बिल की बात करते हैं तो ये मिलता है आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 में। अब आपके लिए सवाल ये है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1, 2, 3 यहां पर आपको क्या मिलेगा, इसके बारे में आपको बताना है। तो हमने देखा मनी बिल मिलेगा आपको 110 में, फाइनेंस बिल मिलेगा आपको 117 में। मनी बिल की अगर आप बात करें तो यहां पर आपका फाइनेंशियल मैटर्स जैसे कि इम्पोजिशन और ऑल्ट्रेशन ऑफ टैक्सेस, जैसा कि हमने बात की थी कि जब आप टैक्स की संरचना में बदलाव करते हैं तो आप मनी बिल के तहत लेकर के आते हैं। बोरोविंग ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट, सरकार अगर कोई उधार लेना चाहती है तो उसका जो कानून है वो भी आपका मनी बिल में आएगा। इसके अलावा एक्सपेंडिचर फ्रॉम और रिसिप्ट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर कोई खर्चा किया जाता है या फिर उसमें कोई पेमेंट ऐड की जाती है तो वो भी कहाँ आती है? वो भी आती है आपका मनी बिल में। फाइनेंस बिल की अगर आप बात करें तो फाइनेंस बिल बेसिकली वो भी आपका फाइनेंशियल मैटर से ही डील करता है, लेकिन इसमें उन मैटर्स को शामिल किया जाता है जो कि आपका यहां शामिल नहीं है। तो जो मैटर्स आपका यहां नहीं है वो कहां मिलेंगे आपको? वो मिलेंगे आपको फाइनेंस बिल में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 में। इसके अलावा इसके बारे में हमने बात की थी मनी बिल के बारे में कि इसको आप केवल लोकसभा में पेश कर सकते हैं, लेकिन फाइनेंस बिल एक नॉर्मल बिल होता है, ये इसको एक ऑर्डिनरी बिल की तरह ही देखा जाता है। इसको आप लोकसभा
और राज्यसभा दोनों में पेश कर सकते हैं। और जैसे नियम जो हैं, जो कि हमें मनी बिल के मामले में देखने को मिलते हैं कि राज्यसभा उसको अस्वीकृत नहीं कर सकती है, उसमें संशोधन नहीं कर सकती है, वैसा फाइनेंस बिल के साथ नहीं होता है। फाइनेंस बिल को भी बेसिकली आपका संशोधित किया जा सकता है, उसको भी अस्वीकार किया जा सकता है। तो ये ओवरऑल हमने दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, उस डिफरेंस को हमने समझा। अब अंत में एक सवाल पर बात हो जाए। सवाल आपका प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। सवाल अगर आप देखें, सवाल में आपसे पूछा गया है कि राज्यसभा के लिए कितने दिनों के भीतर धन विधेयक यानी कि मनी बिल को वापस लौटाना अनिवार्य है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 10 दिन, ऑप्शन बी 14 दिन, ऑप्शन सी 20 दिन या फिर ऑप्शन डी 30 दिन। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि राज्यसभा के लिए कितने दिनों के भीतर मनी बिल को लौटाना अनिवार्य होता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। और एक इंपॉर्टेंट खबर आपके लिए ये है कि हम 2 नए प्रोग्राम लेकर के आए हैं। एक हमारा प्रोग्राम है इकोनॉमी दिस वीक। तो इकोनॉमी दिस वीक का जो प्रोग्राम है ये बेसिकली आपको रोज हर जो है संडे को देखने को मिलता है। हर संडे को ये प्रोग्राम आता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट खबरें हैं इकोनॉमी के लिहाज से एक हफ्ते की, उन खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं, उन खबरों का बैकग्राउंड जानते हैं, उनका स्टैटिक पोर्शन समझते हैं, उनका जो भी करंट कॉन्टेक्स्ट है उसको समझते हैं। तो ये प्रोग्राम इकोनॉमी की आपकी समझ जो है उसको मजबूत करने के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये प्रोग्राम आप जो है हमारी वीडियो की जो प्लेलिस्ट है इसके 3 एपिसोड जो है वो लाइव हो चुके हैं, वहां पर आप जाकर के देख सकते हैं। एक और हमारा प्रोग्राम है पॉलिटी दिस वीक। तो पॉलिटी दिस वीक का जो प्रोग्राम है वो लगभग इसी तरह का प्रोग्राम है। ये आपको सैटरडे को देखने को मिलता है। तो अब पॉलिटी दिस वीक के प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, इसमें पॉलिटी की जो इंपॉर्टेंट खबरें रही हैं, जो कॉन्टेक्स्ट रहा है, जो स्टैटिक पोर्शन है, जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है, उस पर डिस्कशन करते हैं। तो ये दोनों प्रोग्राम आपकी तैयारी के लिए और इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसा ही एक और प्रोग्राम आने वाला है जल्द ही, जो कि आपका एनवायरमेंट पर केंद्रित होगा। तो एनवायरमेंट दिस वीक भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगा, जिसमें एनवायरमेंट की खबरों पर चर्चा की जाएगी। तो हर एक सब्जेक्ट पर, हर एक विषय पर आपकी समझ को मजबूत करने के लिए हम अलग अलग प्रोग्राम्स ला रहे हैं, ताकि आपकी जो तैयारी है वो और बेहतर हो सके। जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था उसको एनालाइज किया गया, उसके बेस पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो नोट किए गए, और फिर वहां से हम प्रोग्राम में थोड़ा सा और बदलाव कर रहे हैं, ताकि आपकी तैयारी और ज्यादा सुव्यवस्थित हो सके, और ज्यादा इंटीग्रेटेड और ज्यादा बेहतर हो सके। चलिए इसी नोट के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।